अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लास्ट चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड। ठीक है, सो जब से हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी हमने बार बार बैलेंस ऑफ पेमेंट का जिक्र किया था। इवन के आई थिंक चैप्टर 1 में भी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी इसका शायद जिक्र हुआ था, या आई थिंक चैप्टर 2 में जिक्र हुआ था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम बहुत टाइम से ही ये बात करते रहे हैं। ठीक है, आज हम इसको इस चैप्टर में मज़ीद डिटेल में समझेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी और बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी। पहले पार्ट 1 है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से पहले हम जो है ना एक स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ comprehensive रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब एक जैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, इसी तरह की एक रिपोर्ट होती है या एक स्टेटमेंट होती है जो कि बड़ी ही डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है, जिसमें एक कंट्री की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस यानी उसने जितनी इंपोर्ट की है और जितनी एक्सपोर्ट की है उनका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद होता है। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसके साथ कर रहे होंगे? वो बाकी जितनी भी दुनिया के ममालिक हैं उनके साथ। और ये डॉक्यूमेंट बन रहा होता है 1 साल का। ठीक है, तो अगर हम कहें बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या है, तो बेसिकली एक कम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को शो कर रहा होता है, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सूरत में हो रही होती है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। और ये किस टाइम पीरियड के लिए होता है? 1 साल के लिए होता है। अच्छा, दिस सिस्टमैटिक एनुअल रिकॉर्ड और सच ट्रांजैक्शन इज नोन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट भी कहते हैं। सॉरी। अच्छा, अब ये जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है ना, ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, ये कंबाइन होकर बनती है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला इसका पार्ट होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट एंड तीसरा होता है ऑफिशियल फाइनेंसिंग अकाउंट। अब ये क्या है पार्ट्स, इसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले जिस कंट्री का भी होगा से हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, ये सारा हाइपोथेटिकल डाटा है, ये असल डाटा नहीं है, हम अज्यूम करते हैं। तो जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हेडिंग देते हैं, इसी तरह हमने हेडिंग दे दी कि समरी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है एज पर BMP6, सॉरी BPM6। ठीक है, अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एक मैनुअल है 6 जो कि इशू किया जाता है इंटरनेशनली सब कंट्रीज़ के लिए कि वो इसके मुताबिक बनाए। सो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अजम्पशन लिया कि ये 2021 का डाटा है और बिलियंस में। अब हमने कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसका जो रिकॉर्ड होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो आइटम्स हैं वो ए में करंट अकाउंट की हम बात करेंगे। ठीक है, बी में हम फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें वैसे तो 2 पार्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल अलग होता है, कैपिटल अलग होता है, लेकिन इसको एक साथ ही हम लिख के बात करेंगे। अच्छा, अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हम इसमें कह रहे हैं कि ये वाला कॉलम एक्सपोर्ट को शो कर रहा होगा, ये वाला कॉलम कॉलम इंपोर्ट को शो कर रहा होगा, और ये नेट बैलेंस को शो कर रहा होगा। अच्छा, आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको बेसिक बेसिक ये स्टेटमेंट दिखानी है। बेसिकली ये एक पेज पे आ नहीं सकती थी, तो ये स्टेटमेंट जो है वो 2 पेजेस पे गई हुई है हमारी, अदरवाइज ये एक पेज पे ही आती है। अच्छा, करंट अकाउंट की बात करते हैं, तो आपको ये चीज़ें कुछ याद करनी पड़ेंगी। लाइक करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती है? करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स होते हैं, ट्रेड इन सर्विसेज होती हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम होती है या प्राइमरी इनकम होती है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र या सेकेंडरी इनकम होती है। तो 1, 2, 3 और 4 चीज़ें जो हैं ये आ रही होती हैं करंट अकाउंट में। ये जो नीचे इनकम है ना, ये बेसिकली सेकेंडरी के साथ लिखी हुई है, सेकेंडरी इनकम। इसमें ट्रेड इन गुड्स का क्या मतलब है? ट्रेड इन गुड्स का मतलब है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल आपने एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया वो, या वर्क इन प्रोग्रेस जो आपने एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट किया वो, या फिनिश गुड जो आपने एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की वो, उसकी सारी एक्सपोर्ट यहाँ पे है कि आपने इतने की एक्सपोर्ट की और इतने की इंपोर्ट की। और जाहिर सी बात है हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट कम है, तो -12 आ गया। फिर हमारी सर्विसेज, ठीक है, ट्रेडिंग सर्विसेज जैसे कंसल्टेंसी दी हमने पाकिस्तान में बैठ के बाय, या टूरिज़्म के लिए यहाँ पे लोग आए, सारा कुछ जो भी है इसमें हमने जितनी एक्सपोर्ट की सर्विसेज वो इतने की थी और जितनी इंपोर्ट की वो इतने की थी, तो नेगेटिव आ गया ये। अच्छा, फिर हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम या प्राइमरी इनकम, हमने अगर बाहर के ममालिक में जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है, उसके ऊपर हमें रिटर्न आ रहा है, डिविडेंड्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, हमने कई बार कंपनीज में बाहर की कंपनीज में शेयर खरीदे हुए हैं, उसके ऊपर कोई इनकम आ रही है, तो वो इसमें आएगी।
देखिए, हमने बाहर के ममालिक में से इतनी इनकम का कमाई और बाहर के ममालिक ने हमारे मुल्क से इतनी इनकम कमाई, तो हमारे पास ये बैलेंस आ गया। उसके बाद ये जो होता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, यानी कि एक तरफ़ा ट्रांसफ़र या सेकेंडरी इनकम, इसमें वो इनकम आ जाती है जो हमने बगैर किसी गुड या सर्विस के कमाई हो, यानी कि हमें जैसे ग्रांट आ रही हो या डोनेशंस आ रहे हों, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो वो हमें ज़्यादा आएंगी हमेशा, ठीक है। हम बाहर कम दे रहे होंगे तो ये प्लस पॉजिटिव, तो टोटल इनका हमारे पास -50 आ गया करंट अकाउंट के अंदर। तो ये बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट है कि भाई हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट के ऊपर। तो हमारी नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी बाहर के ममालिक में, जो हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी फॉरेन में, वो इतने की थी। नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर वालों की हमारी तरफ ज़्यादा होगी, तो नेट की बात कर रहे हैं ना, मतलब इसमें डिफरेंस ले रहे होंगे, हमारी कितनी है उनकी कितनी है। अगर तो हमारी ज़्यादा है तो यहाँ पे शायद पॉजिटिव आ रहा होगा, अगर उनकी ज़्यादा तो नेगेटिव आ रही होगी। जैसे पोर्टफोलियो में उनकी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे नेगेटिव फिगर आ रही है। फिर इसी तरह हमने वहाँ पे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, कोई शेयर्स या डिविडेंड या कुछ ऐसे डिबेंचर्स, सॉरी डिबेंचर्स या कुछ इस तरह की सिक्योरिटीज़ खरीदी हुई हैं, तो उसका बैलेंस ये आ रहा है। तो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये हो सकता है सरप्लस में हो, सरप्लस में हो सकता है डेफिसिट में, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे प्लस में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है। उसके बाद हमारे नेट ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स आ रहे होंगे, यानी कि जितना हमारा गोल्ड या यूएसटी हमारे स्टेट बैंक ने रखा हुआ होगा, या हमारे पास जितने एसेट्स होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे। और हमारी गवर्नमेंट की जो बोरिंग्स होंगी, जो बाहर से हमने पैसे मंगवाए हुए हैं आईएमएफ, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक से, वो यहाँ पे आ रहे होंगे। तो ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट आ गया। अच्छा, उसके बाद जब हमने इसका टोटल किया, ये बी का जो कि फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट का, ये आया 42 प्लस में। पिछले का आया था हमारा -50 में, तो डिफरेंस आ गया है 2 का, ठीक है। अब इसको हम टैली नहीं कर सकते। देखो, एक छोटी कंपनी में बैलेंस शीट को आप टैली करके, अगर आपको लगता है ना कि हर चीज़ वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होती है तो वो टैली हो जाती है, तो आप सोचो एक पूरे मुल्क की इकोनॉमी में हर चीज़ कभी भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। सो डिफरेंस कुछ ना कुछ आ जाता है। इस डिफरेंस को फिर हम ना एक अकाउंट में डालते हैं जिसको हम कहते हैं एरर्स या ओमिशन, ठीक है। तो एंड पे हम अपना इस पूरी स्टेटमेंट को, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को, वो ज़ीरो कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक शक्ल आ गई बैलेंस ऑफ पेमेंट की। अच्छा, इस जो पीछे हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी है, इसमें जो पॉजिटिव फिगर्स थे ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे इनफ्लोस को, एक्सपोर्ट को या क्रेडिट को, और जो नेगेटिव फिगर्स थे ये रिप्रेजेंट कर रहे थे आउटफ्लो को, इंपोर्ट को या डेबिट को। अब वन बाय वन हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वहाँ पे स्टेटमेंट में पढ़ा था करंट अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या होता था कि रिकॉर्ड हो रही होती थी सारी एक्सपोर्ट और सारी इंपोर्ट्स, गुड और सर्विसेज की, ठीक है। द करंट अकाउंट इज मेड अप ऑफ ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड ओवरसीज ट्रांसफर। अब वन बाय वन हम उनको समझ रहे हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें याद करनी है कि करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, उनका मतलब क्या क्या था। ट्रेड इन गुड्स का क्या मतलब है? अच्छा, बाकी वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपसे बनवाया नहीं जाएगा पेपर में, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ट्रेड इन गुड्स का मतलब है दिस इंक्लूड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स लाइक फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ फॉर असेंबली और रॉ मटेरियल वगैरह सारे। मतलब जितने भी फिजिकल गुड्स हैं ना, उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रिकॉर्ड होता है ना, वो ट्रेड इन गुड्स वाले पोर्शन के सामने आप लिखते हो। अगर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आप प्लस में लिखोगे, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो आप माइनस में लिखोगे। ट्रेड इन सर्विसेज, दीज सर्विसेज इंक्लूड टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी, ठीक है। तो ये वहाँ पे इसके सामने आप लिखोगे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इनकम या प्राइमरी इनकम, ओवरसीज एक्टिविटीज दैट लीड टू फ्लो अ मनी बैक इन द कंट्री। जैसे कि आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपके बाहर के ममालिक के अंदर जो है आपने पे के बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं और उसके ऊपर से इंटरेस्ट पाकिस्तान में आ रहा है, तो वो आपकी क्या आ रही होगी इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर या प्राइमरी इनकम के अंदर। या एक्टिविटीज़ ऑफ सब्सिडरीज, जैसे आपके किसी बाहर के मुल्क के अंदर, आपने चाइना के अंदर अपनी एक कंपनी की सब्सिडरी बनाई हुई है, अपनी एक कंपनी का ब्रांच ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं वो भी इसमें लिखोगे। फिर अगर आपने कोई डिविडेंड अर्न किए हैं किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद के, वहाँ से जो आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड आ रहा है वो भी आप यहाँ पे लिखोगे। फिर यूनिलेटरल ट्रांसफ़र या सेकेंडरी इनकम होती है, जिसमें वो सारी पेमेंट्स और रिसीट्स होती हैं जो आप एड की सूरत में ले रहे होते या बगैर किसी सर्विस या गुड को दिए हुए। फिर हमारे पास दूसरा पार्ट आ गया था जिसमें हमने द कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट पढ़ा था। इसमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज थे कैपिटल के। दीज अकाउंट्स रिकॉर्ड द फ्लोज ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल बिटवीन द डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
फाइनेंशियल अकाउंट में हम कहते थे रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि एक डोमेस्टिक फर्म ने कोई फैक्ट्री सेटअप की हुई है एक और कंट्री में, तो ये आपकी क्या इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। से कि एक पाकिस्तान की कंपनी है, से कि जे डॉट, इसने बाहर के मुल्क में यूएसए में अपनी जो है वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की हुई है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर आ जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अ डोमेस्टिक इन्वेस्टर बाइंग शेयर इन बिजनेस दैट इज ऑलरेडी स्टैब्लिश। वहाँ पे कोई पहले से एक कंपनी है, जैसे केएफसी है, यूके के अंदर केएफसी है, उसके शेयर्स आपने खरीद लिए, तो वो क्या कहलाएगी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। फिर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर द अंडरलाइंग वैल्यू इज बेस्ड ऑन अनदर एसेट, तो इसको आप छोड़ दो, डिबेंचर, शेयर्स, इस तरह के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जिसकी अपनी वैल्यू किसी और के ऊपर बेस कर रही होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि चलिए मैं आपको समझा ही देता हूँ, यूफोन और पीटीसीएल जो है ना, ये आपस में एसोसिएटेड कंपनी है। अगर यूफोन जो है ना, इसके शेयर्स की बात करें, ठीक है, तो इसके शेयर्स जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर से के ट्रेड हो रहे हैं, और सेम टाइम पे पीटीसीएल के शेयर्स भी ट्रेड हो रहे हैं। पीटीसीएल ने कोई इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली कि उसके शेयर्स की वैल्यू एकदम से ऊपर होगी। अब यूफोन इसकी एक किस्म की एसोसिएटेड कंपनी है, और इसके शेयर्स यूफोन के पीटीसीएल के पास भी हैं। अब क्योंकि पीटीसीएल के बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है, तो हो सकता है यूफोन के शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाए। तो ये इस तरह के यूफोन के शेयर्स बेसिकली वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं या वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं जिनकी वैल्यू बेस कर रही है किसी और एसेट पे, यानी कि इस पीटीसीएल के शेयर्स के ऊपर। यूफोन के शेयर्स की वैल्यू डिपेंडेंट है पीटीसीएल के शेयर्स की वैल्यू के ऊपर, सो ये यूफोन के शेयर्स जो हैं ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कहलाएंगे, यानी कि इनकी वैल्यू डिटरमिन हो रही है एक और जो है ना एसेट्स के ऊपर। ये मैंने आपको एक सिंपल से एग्जांपल दी, इस तरह के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आपने बस सिंपल याद रखना है कि ये भी इसी में आता है। और ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे अंडरलिंग वैल्यू इज बेस्ड ऑन अनदर एसेट, किसी और एसेट के ऊपर बेस कर रही होती है। फिर कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं, तो इसमें रिजर्व एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक विल ऑफर सेंट्रल बैंक विल यूज ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स, लाइक इसके पास फॉरेन करेंसी आ रही होगी, गोल्ड आ रहा होगा, टू कवर द डेफिसिट एंड इम्बेलेंसेज। अब हमारे इस स्टेटमेंट में ना रिजर्व एसेट्स पड़े हुए थे, यानी कि स्टेट बैंक ने जब करेंसी इशू की होगी तो उसके बदले में अपने पास गोल्ड या यूएसडी रखे होंगे, तो ये रिजर्व एसेट की वैल्यू भी आ रही होगी, और ये यूज़ हो रहे होंगे ताकि इम्बैलेंस को ख़त्म किया जा सके। समटाइम ये इम्बैलेंस जो आ रहा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक देखा था कि हमारा करंट वाला जो पोर्शन था उसमें और कैपिटल वाले पोर्शन में अगर अमाउंट बराबर नहीं है, से कि यहाँ पे 50 आ रही थी और यहाँ पे 48 आ रही थी, तो दो का डिफरेंस था। इस दो के डिफरेंस को पूरा करने के लिए हमने एक वैल्यू डाल दी थी नेट एरर्स एंड ओमिशन में, और इसको टैली कर दिया था। इफ़ देयर इज़ अ डेफिसिट इट इज़ बैलेंस्ड बाय, अगर कोई डेफिसिट आ गया, माइनस में फिगर आ गई, तो उसको कैसे पूरा किया जाता है, ये समझा जाता है कि हमने अपने गोल्ड को सेल कर दिया या किसी और एसेट को सेल करके उसको पूरा कर लिया। मतलब हमारी इंपोर्ट ज़्यादा थी और हमारी जो इनकम आ रही थी वो कम थी, तो हम ये समझेंगे कि हमने कुछ अपने जो है ना गोड्स या हमारे पास गोल्ड या रिजर्व एसेट थे उनको बेच के पूरा किया, या हमने किसी और बैंक से जो है ना वो बोरो करके पूरा किया। इसी तरह अगर हमारे पास प्लस में आ जाती फिगर, सरप्लस में आ जाती, तो हम क्या कहते हैं कि हमने मजीद गोल्ड खरीद लिया या हमने अपने डेट्स को पे कर दिया। तो ये एरर्स और मिशन को टैली करने के लिए एक बनाया जाता है जिसको नेट एरर्स या मिशन वाला कॉलम सॉरी रो कहते हैं। ओके, तो ये हमने पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट सारी पढ़ ली। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है, कि अगर डेफिसिट आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है जब करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा हो। करंट अकाउंट में मतलब कि आपने इंपोर्ट पे ज़्यादा खर्चा किया है और एक्सपोर्ट पे आपको पैसे कम रिसीव हुए हैं। जब आपकी इंपोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट से, तो इसका क्या मतलब है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आया है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, ये डेफिसिट भी हो सकता है, मतलब कम है, या ये सरप्लस हो सकता है। तो सरप्लस की ज़रा बात कर लें तो उल्ट हो जाएगा कि आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी इंपोर्ट से, तो तब ये सरप्लस में चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं दो चीज़ों पे, एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हर चीज़ शामिल होती है, जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। जितनी भी हमारी टेंजिबल गुड्स हैं जिनको हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं,
इन सब की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जब बात कर रहे हो लाइक मोबाइल ऑयल मशीनरी वगैरह, तो वो कहाँ पे आ जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। इनका रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और इनविजिबल गुड्स सारे कुछ आ जाती हैं, ठीक है। जैसे आपकी टेंजिबल भी आ जाएंगी और इनटेंजिबल कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह भी आ जाएंगी। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की जब बात करें तो सिर्फ गुड्स का रिकॉर्ड होगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो गुड्स प्लस सर्विसेज का रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब हम टर्म ऑफ ट्रेड की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।